Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of autonomic nervous system pharmacology. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 82 MCQs तक कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम 83 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। स्टार्ट करते हैं 83 MCQ से। तो MCQ है मिडोड्रीन इज यूज्ड इन। मिडोड्रीन इस्तेमाल होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के अंदर, क्योंकि मिडोड्रीन डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक है। ये अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है, लेकिन ये नॉन कैटेकोलामीन वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। ओके। अब प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ मिडोड्रीन होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। स्पेसिफिकली ऐसी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन के इम्पेयर्ड होने की वजह से होती है, इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जब बंदा सुपाइन पोजीशन में होता है तो ये हाइपरटेंशन करवा देती है। ओके। तो मिडोड्रीन बिलोंग करती है अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट वाली कैटेगरी के अंदर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम पढ़ लेते हैं अल्फा 1 सिलेक्टिव एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट का, तो जो अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, वो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, टीपीआर को बढ़ा देते हैं, आर्ट्रियोल और वीनस टोन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से चाहे सिटिंग हो, चाहे स्टैंडिंग हो, चाहे सुपाइन पोजीशन हो, इस केस में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा। स्पेसिफिकली ऐसा बंदा जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का शिकार है, तो सिटिंग, स्टैंडिंग और सुपाइन पोजीशन इन तीनों के अंदर आर्ट्रियोलर और वीनस टोन बढ़ जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक हो गया। साइड इफेक्ट में पाइलोरेक्शन हो सकती है, प्लूराइटिस हो सकता है। ओके। सुपाइन पोजीशन में ज़्यादा हाइपरटेंशन हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, यूरिनरी अर्जेंसी हो सकती है। ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब भी कोई बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में जाए या अपने हेड को टिल्ट करता है अपवर्ड, तो इस केस में उसका सिस्टोलिक प्रेशर तकरीबन 20 मिलीमीटर कम होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर 10 मिलीमीटर कम होना चाहिए, और वो भी 3 मिनट के अंदर अंदर। जैसे ही स्टैंडिंग पोजीशन में जाएगा तो या अपने हेड को अपवर्ड टिल्ट करेगा, तो उसकी वजह से उस 3 मिनट के अंदर सिस्टोलिक का 20 और डायस्टोलिक का 10 कम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। एक होता है डिलेड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जो 3 मिनट के बाद देखने को मिलता है। ठीक हो गया। ओके। नेक्स्ट MCQ, साल टैकीफाइलैक्सिस इज सीन विद। टैकीफाइलैक्सिस किसकी वजह से होती है? तो टैकीफाइलैक्सिस हमें एल्ब्यूटिरोल या सैल्ब्यूटामोल के नतीजे में देखने को मिलती है। व्हाट इज टैकीफाइलैक्सिस? टैकीफाइलैक्सिस ये होता है कि जैसे ही हमने ड्रग दी, तो ड्रग देने के बाद इसका रिस्पॉन्स अचानक से ही कम हो गया। द रैपिड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द ड्रग आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड टैकीफाइलैक्सिस। ठीक हो गया। तो उसको बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। ये हमें इनिशियल डोज पे भी देखने को मिल सकता है या छोटी छोटी डोज के सीरीज पे भी देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी डोज ली है उसके बाद भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब इस केस में होता क्या है? इस केस में जैसे आप एल्ब्यूटिरोल या बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं उनको लोगे, तो वो एस्थमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर बीटा 2 रिसेप्टर में पॉलीमॉर्फिज्म होती है तो वो टैकीफाइलैक्सिस हो जाती है। ओके। फिर आपको ड्रग की डोज को बढ़ाना पड़ता है ताकि आप ओरिजिनल रिस्पॉन्स को रिस्टोर कर दो। अब वो कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो टैकीफाइलैक्सिस को शो करती है? अब इसका मेमोनिक होता है सैड नेट। नेट हमारा बहुत उदास हो गया, सैड नेट। एस से साल्ब्यूटामोल या एल्ब्यूटिरोल, ए से एम्फिटामिन, डी से डोब्यूटामिन, एन से निकोटीन, ई से इफेड्रिन और टी से टिरामीन। सैड नेट। नेक्स्ट MCQ है 85, लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर लॉन्गेस्ट एक्टिंग वो होती है नाडोलोल। आपको पता है कि बीटा ब्लॉकर्स रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके। अब आपको ये भी पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट है नाडोलोल और सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है वो होती है एस्मोलोल। तकरीबन 8 मिनट उसकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, 8 to 10 मिनट होती है। जो नाडोलोल की हाफ लाइफ होती है वो रीनल फेल्योर में और ज़्यादा हो जाती है। दैट इज़ वाई नाडोलोल इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेल्योर। और वो कौन कौन सी बीटा ब्लॉकर्स होती है जिनको रीनल फेल्योर वाले पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा जाता है, जिनको रीनल फेल्योर वाले पेशेंट में नहीं दिया जाता? तो इसका निमोनिक होता है ANS, एटिनालोल, नाडोलोल और सोटालोल। सोटालोल आपको पता है कि पोटेशियम ब्लॉकर भी होती है, तो ये टाइप 3 एंटी रिदमिक वाले ग्रुप में भी पढ़ी जाती है। ओके। तो जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं आपको पता है कि हार्ट के ऊपर होते हैं। जो बीटा 1 ब्लॉकर जो स्पेसिफिक होती है बीटा 1 के लिए, तो वो कार्डिक कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है। जो बीटा 2 होते हैं वो रिस्पायरेटरी पाथवे के ऊपर होते हैं, ब्रोंकियोल्स के ऊपर होते हैं, लीवर के ऊपर होते हैं, यूट्रस के ऊपर होते हैं, ब्लेडर के ऊपर होते हैं। यानी बीटा 2 स्टिमुलेटर हम एस्थमा में यूज़ करेंगे, प्री मैच्योर या प्री टर्म लेबर को मिनिमाइज करने के लिए देंगे, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इस केस में देंगे। जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, कार्डियो सेलेक्टिव नेबियोलोल,
ठीक है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नेबिवोलोल, लॉन्गेस्ट एक्टिंग नेडोलोल। ओके, इसके बाद शॉर्टेस्ट एक्टिंग एस्मालोल। बीटा ब्लॉकर जो कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में इस्तेमाल की जाती है वो है टीमालोल, टीमालोल और बिटॉक्सोलोल। ठीक है, इनके पास लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस हाइपोटेंशन ड्यूरिंग और फॉलोड बाय सर्जरी। सर्जरी के बाद कौन सी ड्रग हाइपोटेंशन प्रोड्यूस नहीं करती? तो इसका बेस्ट ऑप्शन है एस्मालोल। सारी की सारी बीटा ब्लॉकर है। तो जो एस्मोलोल है ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 के लिए स्पेसिफिक होती है, लेकिन इसके पास कोई पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी नहीं होती और इसके पास कोई मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। कार्डियो सेलेक्टिव होती है, बीटा 1 पे जाके बाइंड करती है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है। इसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम सूडोकोलिनेस्ट्रेज होता है, सूडोकोलिनेस्ट्रेज। और ये वो ड्रग है जिसको आप सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद दे सकते हो, क्योंकि इसने हाइपरटेंशन कराने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है। ये इस्तेमाल होती है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर, एस्मोलोल और एडिनोसिन। ये एक्टोपिक एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिब्रिलेशन, फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या एनेस्थीसिया, एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्पेसिफिकली पेरी ऑपरेशनल के जो ऑपरेशन के दौरान, एनेस्थीसिया के दौरान। इसके अलावा कार्डिक सर्जरी या एमआई के ट्रीटमेंट में ये बीपी और हार्ट रेट को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 87, अ हाइपरटेंसिव पेशेंट who is on beta blocker develop bradycardia and start to sweat whenever he takes the medication. Which beta blocker is not the probable cause of his condition? तो कौन सी बीटा ब्लॉकर इसकी कंडीशन की वजह नहीं होगी? तो इसका बेस्ट ऑप्शन है एस बीटालोल। इसकी मैं आपको बताता हूँ। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बीटा ब्लॉकर से सेंसिटिव होते हैं, यानी जैसे ही बीटा ब्लॉकर ली तो ब्रेडिकार्डिया आ जाता है। ठीक है, और उनको स्वेटिंग वगैरह आना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिनके पास इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है। कुछ ऐसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है। अब जो स्वेटिंग वाला हिंट है ये हमें कुछ बताएगा, यानी कुछ ऐसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया, तो ऐसे बीटा ब्लॉकर जिनके पास पार्शियल एगोनिस्ट वाली एक्टिविटी होती है वो सेंसिटिव पेशेंट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब ये ड्रग्स होती है, ये बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर इनको स्टिमुलेट करवाती है। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इनके बेनिफिट्स ये होते हैं कि ब्रैडिकार्डिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। अगर इनको छोड़ दोगे तो हाइपरटेंशन मज़ीद ख़राब नहीं होगी, एंजाइना मज़ीद एग्जाकर्बेट नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब वो कौन कौन से बीटा ब्लॉकर है जिनके पास पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है? तो पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी रखने वाले, तो इसका मिमोनिक होता है ओके कोप पिंस कैप, कोप पिंस। तो सी से सैलिप्रोलोल, ओ से ऑक्सपेनलोल, पी से पेनबिटालोल। वैसे इसको इजी कर दूं तो पी ए आप याद रख लेना, पार्शियल एगोनिस्ट, पिंडालोल और एस बीटालोल। इसके साथ सैलिप्रोलोल, इनके पास पार्शियल एगोनिस्ट या इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है। तो हम इनको यूज़ करेंगे तो आपको ब्रैडिकार्डिया या स्वेटिंग होने के चांसेस काफ़ी कम से कम होंगे। 88 एमसीक्यू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर हैव इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी। आपको भी मैंने मिमोनिक बताया है। तो जो प्रोपेनोलोल होती है इसके पास पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी नहीं होती। सैलिप्रोलोल, पिंडालोल, एस बीटालोल, आप इसको कैप से याद रख लेना, कैप। ओके, नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी। दोबारा एमसीक्यू आ गया, तो वो कौन सा होता है? एटिनोलोल। एटिनोलोल नहीं होता। ठीक है, ना ही प्रोपेनोलोल होता है। ओके, तो ये होता है एलपिरानोल, एलपिरिनालोल। तो एलपिरानोल मैंने बताया नहीं था, लेकिन ये भी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी रखता होता है। बीटा ब्लॉकर विच शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद द रीनल फेलियर, कि वो कौन सा बीटा ब्लॉकर है जिसको रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि वो कौन कौन सा होता है। ANS, एटिनालोल, नडालोल और सोटालोल, इनको रीनल फेलियर वाले पेशेंट में नहीं लेना चाहिए। तो कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो वेजोडाइलेटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो वेजोडाइलेशन भी करते हैं। ओके, तो वेजोडाइलेशन करते हैं
तो उसके अंदर कैल्विडोलोल और लेविटोलोल आ जाता है। जो कैल्विडोलोल है इसको हम थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर की ब्लॉकिंग एक्टिविटी के अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी होती है। अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक कर देता है। अब ये पेरिफेरल वेसोडाइलेशन करवा देगा, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। इसके अलावा ये एल टाइप कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर देता है। जो कैल्विडोलोल है ये फ्री रेडिकल इंड्यूस लिपिड परऑक्सीडेशन इसको भी इनहिबिट कर देता है। जो दूसरे थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है उसमें कैल्विडोलोल के अलावा लेविटोलोल और ब्यूसिनडोलोल आ जाते हैं। ब्यूसिनडोलोल 92 MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। कौन सा नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होता है? तो इसके अंदर जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा टोलजोलिन। टोलजोलिन है, ठीक है, टोलजोलिन, ठीक है। आपको पता है कि पैराजोसिन अल्फा 1 टेराजोसिन जो सीन वाले होते हैं ये हमेशा सिलेक्टिव होते हैं, लेकिन जो नॉन सिलेक्टिव है वो होते हैं टोलाजोलिन। जो टोलाजोलिन होता है, ठीक है, आपको पता है कि नॉन सिलेक्टिव में आ जाता है। जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, आपको पता है कि अल्फा 1 रिसेप्टर को मजीद हम डिवाइड कर देते हैं अल्फा 1A अल्फा 1B। जो अल्फा 1A होते हैं ये ब्लेडर की नेक के ऊपर और यूरिथ्रा के ऊपर पड़े हुए होते हैं। जो अल्फा 1B होते हैं ये ब्लड वेसल के ऊपर पड़े होते हैं। तो बी से ब्लड वेसल और बी से अल्फा 1B, ठीक हो गया। तो अल्फा 1A पड़े होते हैं ब्लेडर के ऊपर, जब भी टेम्सालोसिन सिलोटोसिन काम करती है। जो अल्फा 1 के सिलेक्टिव होती है इसमें टेम्सालोसिन सिलोटोसिन आ जाती है, जो कि यूरिथ्रा और ब्लेडर नेक की रिलैक्सेशन करवा देती है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अल्फा रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन क्या होती है। कुछ नॉन सिलेक्टिव होते हैं, कुछ सिलेक्टिव होते हैं और कुछ मिसलिनियस आ जाते हैं। मिसलिनियस को आप याद नहीं करना। जो सिलेक्टिव आते हैं अल्फा 1 के जो सिलेक्टिव होते हैं वो पैराजोसिन, टेराजोसिन, डिक्साजोसिन, एल्फिजोसिन, टेम्सालोसिन, सिलोडोसिन, ठीक है, ये आ जाती है। जो एल्फिजोसिन है, टेम्सालोसिन है, सिलोडोसिन है, ये अल्फा 1A को ब्लॉक करते हैं, ठीक हो गया, अल्फा 1A को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हाइपरटेंशन हो तो आप पैराजोसिन टिराजोसिन भी इस्तेमाल कर लेंगे। अल्फा 2 ब्लॉकर जो स्पेसिफिक होते हैं उसमें यूहेम्बिन आ जाता है, जो कि पिनाइल इरेक्शन वाली डिजीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। जो नॉन सिलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर होते हैं जो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर देंगे, उसके अंदर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में फिनॉक्सीबेंजामीन और रिवर्सिबल के अंदर फेंटोलामीन और टोलाजोलिन आ जाता है, जिसको प्रिस्कोलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हाइपरटेंसिव पेशेंट आए जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी है, यानी BPH प्लस हाइपरटेंशन, तो आपने पैराजोसिन टिराजोसिन यूज़ करना है। लेकिन अगर उसको सिर्फ BPH है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो आपने टेम्सालोसिन यूज़ करना है, क्योंकि वो अल्फा 1A को ब्लॉक कर देता है। अल्फा रिसेप्टर के साइड इफेक्ट होते हैं पोस्टुरल हाइपोटेंशन। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस फिनॉक्सीबेंजामीन होती है, ठीक है। बाकी द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चीज रिएक्शन एंड क्लोनिडीन इंड्यूस रीबाउंड हाइपरटेंशन। आपको पता है कि क्लोनिडीन छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। यह चीज़ी रिएक्शन होता है जो टेरामीन की वजह से होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग होती है वो कौन सी यूज़ करती है? फेंटोलामीन और टोलाजोलिन। तो मैंने आपको नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर के क्लिनिकल एप्लीकेशन बता दी है, दोबारा बता देता हूँ। जो फिनॉक्सामीन है इरिवर्सिबल जाके काम करती है और ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, हम इसको यूज़ करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में। जबकि फेंटोलामीन और टोलाजोलिन इनको यूज़ करते हैं हम क्लोनिडीन इंड्यूस हाइपरटेंशन और इसके साथ चीज़ रिएक्शन के अंदर। ओके 93 द ड्रग विद फर्स्ट डोज इफेक्ट, पहली डोज लेने के बाद इफेक्ट आ जाता है तो उसको ये होती है पैराजोसिन की वजह से। फर्स्ट डोज इफेक्ट होता क्या है? फर्स्ट डोज इफेक्ट ये है कि आप जैसे ही पोजीशन को चेंज करते हो फ्रॉम लाइंग पोजीशन टू स्टैंडिंग पोजीशन, तो आपको सीवियर हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, वो भी किसी दवाई लेने के बाद। वो कौन सी दवाइयाँ होती है? पहली डोज लेने के बाद आप जैसे ही खड़े होते हो, लाइंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आते हो, तो सीवियर सडन हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन होती है। तो वो दवाइयाँ होती हैं एस इनहिबिटर और अल्फा ब्लॉकर, ठीक हो गया, ओके। तो कौन कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन जो क्लास होती है वो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है। सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में भी पैराजोसिन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फिजोसिन भी आ जाती है। दूसरी ड्रग जो फर्स्ट डोज इफेक्ट करवा सकती है फेंटोलामीन, टोलाजोलिन, फिनॉक्सीबेंजामीन, ठीक हो गया। ये भी आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवा सकती है, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं चलेगी। 94 MCQ इरिवर्सिबल अल्फा, आपको बता चुका कि इरिवर्सिबल कौन सी होती है? फिनॉक्सीबेंजामीन होती है। आपको पता है कि जो फिनॉक्सीबेंजामीन है कोवलेंटली बाइंड करती है, जब भी हम इरिवर्सिबल ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिलता है। ये फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जबकि रिवर्सिबल के अंदर टोलाजोलिन और फेंटोलामीन आ जाता है। जो क्लोनिडीन है
वो अल्फा 2 एगोनिस्ट है, जबकि आइसोपिरानोलिन है, या जिसको हम आइसोप्रोटीरानोल भी बोलते हैं, ये बीटा एगोनिस्ट होता है, बीटा 1 बीटा 2 दोनों को स्टिमुलेट करवा देता है। 95 MCQ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मिड्रियासिस एक्सेप्ट। अब जो मियोसिस करवाएगी वो या तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक हो सकती है या सिम्पैथोलिटिक हो सकती है। तो कौन सी ड्रग है? वो है पाइलोकार्पिन होती है। ठीक हो गया, पाइलोकार्पिन। ओके, तो जो ऐसे एजेंट्स जो कि प्यूपिलरी डायमीटर को बढ़ाते हैं ताकि हम फंडोस्कोपी आराम से कर सकें, तो उनको मिड्रियाटिक एजेंट बोलते हैं। और आपको पता है कि जो आइज़ होती है, आइज़ को सप्लाई करने के लिए जो हमारे आइरिस के मसल्स होते हैं उसको सप्लाई करने के लिए दोनों आ जाती है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। ठीक हो गया, ओके। और जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो सर्कुलर मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है, जिसकी वजह से मियोसिस हो जाएगा। जबकि सिंपैथेटिक जो रेडियल मसल को सप्लाई करती है, प्यूपिलरी मसल को सप्लाई करती है, डायलेटर प्यूपिलाई को सप्लाई करती है, तो उसकी वजह से मिड्रियासिस। पैरासिम्पैथेटिक की वजह से मियोसिस और सिंपैथेटिक की वजह से मिड्रियासिस। लेकिन अगर आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करोगे तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जिसमें एट्रोपिन है या सिम्पैथोमिमेटिक यूज़ करोगे जिसमें फिनालेफ्रिन है, तो इसकी वजह से मिड्रियासिस हो जाएगा। जबकि पाइलोकार्पिन पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है। जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है तो ये मियोसिस करवा देती है, ये ग्लूकोमा में इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोमा में पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्बीन यूज़ किया जाता है। जो एट्रोपिन है पैरासिम्पैथोलिटिक है, जो मिड्रियाटिक और साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट दोनों क्रिएट करती है। जो मिड्रियासिस होता है, मिड्रियासिस को हम यूज़ करते हैं फंडोस्कोपी के लिए। फंडोस्कोपी में आप रेटिना को फुली विजुअलाइज करते हैं। तो अगर आपने फंडोस्कोपी करनी है तो फंडोस्कोपी करने के लिए मिड्रियासिस करवाना है, और मिड्रियासिस के लिए जो इंपॉर्टेंट ड्रग होती है वो होती है एट्रोपिन। लेकिन अगर आपने जो एंटीरियर यूवाइटस हो सकता है जिसको बोलते हैं आइरिडोसाइक्लाइटस, इस केस में स्लेरी मसल को रिलैक्स करवा देना है, उसकी पैरालिसिस करवा देनी है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। इसके लिए भी आप एट्रोपिन यूज़ करते हो। जो कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, जो अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाते हैं, तो ये प्यूपिलरी डायलेशन करवा देते हैं और ये भी मिड्रियासिस करवा देते हैं। आगे 96, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज मिड्रियासिस एक्सेप्ट। तो मिड्रियासिस कौन करवाती है? सिम्पैथोमिमेटिक या पैरासिम्पैथोलिटिक एट्रोपिन। ठीक हो गया, तो आपको बता चुका हूँ कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज, एट्रोपिन करवा सकती है, कौन सी नहीं करवाती? तो फेंटोलामीन। आपको पता है कि जो फेंटोलामीन है अल्फा ब्लॉकर है, सिम्पैथोलिटिक होती है, तो ये मियोसिस करवाएगी, मिड्रियासिस नहीं करवाएगी, क्योंकि आइस के अंदर अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं जो मिड्रियासिस करवा देते हैं। नेक्स्ट ड्रग है ऑल ऑफ द यहाँ पर 97 आगे, शॉर्टेस्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक्स। सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक्स मैं आपको दोबारा बता चुका हूँ, या तो पैरासिम्पैथोलिटिक्स हो सकती है या सिम्पैथोमिमेटिक हो सकती है। तो पैरासिम्पैथोलिटिक्स होती है, इसके अंदर मस्करीनिक ब्लॉकर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ होती है एट्रोपिन की, फिर बारी आती है स्कोपोलामीन की, फिर बारी आती है हेमाट्रोपिन की, फिर बारी आती है साइक्लोपेंटोलेट की, फिर बारी आती है ट्रोपिकेमाइड की। AHCT ये मिमोनिक आपने याद रखना है। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग ट्रोपिकेमाइड आती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्कॉर्पियन बाइट। ओके, स्कॉर्पियन बाइट के लिए अच्छा आपको ये भी बताता जाऊँ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट एट्रोपिन का होता है। और ऐसी साइक्लोप्लेजिक एजेंट ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं साइक्लोप्लीजिया करवाने के लिए, फंडोस्कोपी को देखने के लिए, रिफ्रैक्टिव एरर्स को कम करने के लिए। लेकिन अडल्ट के अंदर साइक्लोप्लीजिया करवाने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं वो ट्रोपिकेमाइड होती है। तो ए से एट्रोपिन, और चिल्ड्रन छोटे होते हैं तो फिर ए पहले आ जाएगा, जबकि ट्रोपिकेमाइड अडल्ट में टी आता है तो फिर ट्रोपिकेमाइड। ठीक हो गया। अब आपको बता रहा था 98 कि कौन सी ड्रग होती है जो स्कॉर्पियन बाइट के लिए इस्तेमाल होती है, तो एंटी वेनिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, ओके। वैसे ये ANS के अंदर इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो लेकिन कहते हैं कि जो अल्फा ब्लॉकर है पैराजोसिन, वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इस टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारी फार्माकोलॉजी में इतना ज़्यादा आता नहीं है, टॉक्सिकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 99, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए मैं सारी ड्रग पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। जो पिरनज़ेपिन है, टिलनज़ेपिन, ये M1 को ब्लॉक करती है, और ये M1 आपको पता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर होते हैं। बिथेनाकोल कोलिनोमिमेटिक है। अल्फीजोसिन आपको पता है कि अल्फा ब्लॉकर होती है, सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। तो आंसर है टोल्टिरोडीन। जो टोल्टिरोडीन है M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, और M3 रिसेप्टर इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर पड़े हुए होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पड़े होते हैं। तो अगर ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाए और इसमें यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी दोनों बढ़ जाए तो हम यूज़ करते हैं टोल्टिरोडीन। जबकि पिरनज़ेपिन ये हम यूज़ करते थे
फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। अल्फिजोसिन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बिथेनाकोल है ये एटोनिक ब्लैडर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी रिटेंशन को मिनिमाइज करने के लिए हम बिथेनाकोल का यूज़ करते हैं। 100 MCQ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीब्यूटानिन। ऑक्सीब्यूटानिन ये भी वही है, सिलेक्टिव M3 ब्लॉकर होती है। ये ब्लैडर के स्पैज्म को रिड्यूस कर देती है। आफ्टर यूरोलॉजिकल सर्जरी कि अगर यूरोलॉजिकल सर्जरी परफॉर्म की है, फॉर एग्जांपल प्रोस्टेक्टमी, और इसके बाद ब्लैडर का स्पैज्म हो गया तो उसके स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम ऑक्सीब्यूटानिन इस्तेमाल करते हैं। जबकि टोल्टिरोडीन हम यूरिनरी फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी को मिनिमाइज करने के लिए देते हैं। ठीक हो गया। दूसरी M3 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कौन कौन सी होती है, तो उसका मिमोनिक होता है माई सॉफ्ट ब्लेडर। M से आपको पता है कि मस्क्रेनिक रिसेप्टर आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी है, सोलिफिनासिन है, ऑक्सीब्यूटानिन है, सॉफ्ट ब्लेडर। ठीक है, सोलिफिनासिन, ऑक्सीब्यूटानिन, F से फ्लोबॉक्सेट है, F से बन जाएगी फिजोटोराडिन है, T से होगा टोल्टिरोडिन है, फिर इको टी से ट्रोस्पियम है, और फिर डैरिफिनासिन होती है। ठीक है, ये ड्रग होती है जो M3 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, ब्लैडर की टोन को मिनिमाइज कर देती है। अब वो कौन से मियोटिक एजेंट होते हैं जो ग्लूकोमा में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 P आते हैं ग्लूकोमा में, 2 P इस्तेमाल करते हैं, पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं। तो पाइलोकार्पिन डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक होती है, M3 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, मियोसिस करवा देती है, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देगी, ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो मैथाकोलिन होती है ये M2 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, और M2 रिसेप्टर हार्ट के पे पड़े हुए होते हैं, तो ये टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको बोलते हैं मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। इसकी हाफ लाइफ 2 घंटे से ज़्यादा होती है। जो मिथेनाकोल है डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक होती है, जो ब्लैडर के ऊपर जाके काम करती है M3 रिसेप्टर पर, और ये जो यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्लैडर की एटोनी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो लास्ट है सिविमिलिन। जो सिविमिलिन है ये इस्तेमाल करते हैं जीरोस्टोमिया के लिए, जो शॉगरेन सिंड्रोम के अंदर होता है, या उन पेशेंट जिसमें कीमोथेरापी हो गया है तो इसमें जीरोस्टोमिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन नहीं हो पा रही तो माउथ काफ़ी ड्राई हो जाएगा, उसको बोलेगा जीरोस्टोमिया। तो इसके लिए हम सिविमिलिन यूज़ करते होते हैं। तो तकरीबन हमने 2 वीडियोस बना ली है, और इसके अंदर हमने पूरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी को रिवाइज कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़।